आज हम क्लास 9 की साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 है और ये फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसके पहले हमने फिजिक्स से रिलेटेड 2 चैप्टर्स पढ़े। चैप्टर नंबर 8 पढ़ा जिसका नाम है मोशन, और मोशन में हमने समझा कि कोई बॉडी कितना फास्ट मूव हो रही है या स्लो मूव हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड किस फार्मूले की हेल्प से निकालें। लेकिन इस चैप्टर में हमने ये नहीं समझा कि कॉज ऑफ मोशन क्या है। ये जो मोशन हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं उसको कौन करा रहा है। तो उसके लिए हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा जिसका नाम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो हमने समझा फोर्स वो रीजन है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। बहुत डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन है, जिसको तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा और हायर क्लासेस में डिफरेंट नेम से फोर्सेस के बारे में तुम पढ़ोगे। लेकिन जितनी भी फोर्सेस है मैंने उसी क्लास में बताया था 4 फंडामेंटल फोर्सेस से निकल के आती है। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसी में से एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशन के नाम से इस क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम इसी क्लास में फिनिश करेंगे, तो बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड करना ताकि क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस फोर्स के बारे में फॉर्मुलेशन जो हुआ, इस फोर्स के बारे में न्यूटन ने शुरुआत की। न्यूटन ऐसा बोलते हैं कि एक एप्पल का पेड़ था, उसके नीचे बैठे हुए थे, तो एक एप्पल गिरता है तो सोचने लगते हैं कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जगह है, स्पेस है, वहां पर भी जा सकता है। ऑब्वियसली ये सही बात है, जा सकता है क्योंकि जगह तो वहां पर भी है। क्या इस तरह की फिनोमिनन को किसी ने पहले ऑब्जर्व नहीं किया होगा? किसी साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन किसी का दिमाग नहीं गया कि क्या हो रहा है इस फिनोमिनन में। लेकिन न्यूटन ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है केपलर। उन्होंने प्लैनेट से रिलेटेड कुछ लॉस दिए थे। तो लोगों को यह पता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो कोई फोर्स होगा तभी चक्कर लगा रही। मोशन है तो फोर्स होगा, मोशन का कॉज क्या होगा? फोर्स होगा। तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया जिस तरह से वहां पे फोर्स लग रहा उसी तरह से यहां पर भी फोर्स लग रहा होगा। तो सोचते सोचते उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि 2 बॉडीज हैं जिनमें मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। 2 बॉडीज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर इन बॉडीज की डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे तो ये जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। तो एक बॉडी ये मार्कर है और मैं हूं, मैं भी मास का बना हूं, मार्कर भी मास का बना है। तो मार्कर को मैं क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा, या मार्कर मुझे क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा? अगर ये बात सही है तो बात तो सही है, लेकिन क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? अभी हम इसका रीजन भी समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब 2 मास से छोटे होते हैं तो ये फोर्स हमको समझ नहीं आती है। लेकिन बड़े मास की चीज, जैसे मार्कर को मैंने ऊपर उछाला तो मार्कर तो छोटे मास का है, लेकिन पृथ्वी बड़े मास की है, तो पृथ्वी इसको अट्रैक्ट कर रही है। ये फोर्स यहां तो हमको दिख रहा है, करेक्ट ना? तो क्यों ऐसा होता है कि बड़े मास की चीजों में ये फोर्स हमको विजिबल हो जाती है जबकि छोटे मास की चीजों में विजिबल नहीं होती? लेकिन ये बात सही है कि मास छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा, बहुत छोटा हो, हर जगह ये फोर्स लगती ही लगती है। विजिबल है या नहीं है, क्यों नहीं है, ये बातें अभी हम समझेंगे। तो फाइनली न्यूटन ने एक फार्मूला बताया कि जो 2 बॉडीज हैं यूनिवर्स में कहीं पर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो उनके मासेस का प्रोडक्ट, यानी उनके मासेस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। इस फोर्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि ये लॉ सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं लागू है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंड के बीच में
ब्रह्मांड में किन्हीं दो बॉडीज के बीच में एप्लीकेबल है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग टू अगर दो मास की चीजें हैं, जैसे ये एक मास है, इसका मास m1 है, और एक दूसरा मास है, इसका मास है m2, इनके बीच की डिस्टेंस लेस से r है, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, ठीक। जो डिस्टेंस बच्चों लेते हैं सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि मास का अगर तुम प्रोडक्ट कर दोगे, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इस फोर्स के यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनकी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दोगे तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को क्लब करेंगे, या फिजिक्स में इक्वल का साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है हटाते हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है जो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं, ये g है, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर्ड होता है। तो इस तरह से फाइनली फार्मूला मिला हमको इस ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने का। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि मासेस का प्रोडक्ट कर दो, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो तो ये फोर्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा जिसको हम कैपिटल G से लिखते हैं, और इस तरह से फार्मूला हमें मिल जाता है। बच्चों यहाँ पे जो G है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स होती है, चाहे आप चांद पे चले जाओ, चाहे किसी दूसरे ग्रह पे चले जाओ, ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। इसकी बच्चों वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पे यूनिट भी लिखनी ज़रूरी है, तो बड़ी आसानी से यूनिट लिख सकते हो। जिसकी यूनिट निकालनी होती है वहाँ से जितने और फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हटा दो, तो आर स्क्वायर को इधर लाओ, तो ये बन जाएगा FR स्क्वायर, करेक्ट। m1 m2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर दो, तो ये हो जाएगा m1 और m2। यहाँ पे बचा हमारे पास G। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ये R डिस्टेंस है, तो ये मीटर में हम लिखते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस, मीटर, तो इसको मीटर स्क्वायर कर देंगे। मास है तो किलोग्राम में करते हैं, 2 किलो मास है तो किलोग्राम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड। तो ये वैल्यू जो थी, कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने इस वैल्यू को निकाला था। फाइनली जी की वैल्यू ये होती है, और ये फिक्स है, हर जगह यही वैल्यू हमको इस्तेमाल करनी है। इवन इफ हम मून पे जा रहे हैं तब भी जी की वैल्यू यही रहेगी, किसी प्लैनेट पे जा रहे हैं तब भी जी की वैल्यू यही रहेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो क्लास 9 के हिसाब से आप बोल देना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, इस डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, तो ये 2 2 जा 4 नीचे हो जाएगा, तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी? 4 टाइम्स कम हो जाएगी। देखो बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर इस तरह से तुमको दिखे तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक बात। और बहुत से फार्मूले में लॉजिक तुमको यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स काम कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10 लिख दूं और 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं डिनोमिनेटर में 5 लिखता हूँ तो 5 2 जा 10, आंसर 2 आता है। लेकिन अगर मैं ऊपर 10 लिखता हूँ और नीचे 2 लिख देता हूँ तो आंसर कितना आता है? 5 आता है। यानी ये बड़ा होता है तो आंसर छोटा आता है, ये छोटा होता है तो आंसर बड़ा आता है। उसी लॉजिक को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ठीक है। ये हमेशा के लिए याद रख लो कि फार्मूला अगर लिखा है तो तुम इसी तरह की लॉजिक वहां पे यूज करोगे, ठीक है। अब देखो ये बच्चों
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स बहुत तेजी के साथ घटे भी और फोर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी भी अगर डिस्टेंस को कम या ज्यादा किया जाए। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, हाफ मतलब कम कर दी गई, राइट, हाफ कर दिया जाए तो फोर्स कितने गुना बढ़ेगी या घटेगी? तो यहां पे तुम 1/2 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई मिलाओगे तो 4 तो ऊपर चली जाएगी, यानी जो फोर्स होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस को तुम 3 गुना बढ़ा दो तो यहां पे 3 रखोगे, स्क्वायर है 3 3 सा 9, यानी 9 टाइम फोर्स कम हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने आपको आना चाहिए। तो ये तो हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार दोबारा से समझते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडीज के मास का जो प्रोडक्ट होता है वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहां से? सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे और फाइनली हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। क्लास 12 में इसी तरह का एक फार्मूला चार्ज से रिलेटेड तुम पढ़ोगे जिसको कूलम्स लॉ बोलते हैं, जिसमें हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहां G की जगह K होता है, M और M2 की जगह वहां पे Q1 Q2 होता है, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। R वहां पर भी होता है दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, इसलिए स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहां पर भी होता है स्क्वायर के, इसलिए उस लॉ को भी हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इतनी बातें हम समझ गए। अब हम समझेंगे कि ये जो फोर्स है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो बच्चों यहां पर मैं लिखते जाता हूं पहले कि फोर्स एक्ट, ये मिटा दूं क्योंकि अब तो ये आपने लिख ही लिया होगा, यहां पर मिटा देता हूं ताकि जगह मिल जाए मैं डिटेल में। तो ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, पहला इट एक्ट्स, कौन, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ही मैं कर रहा हूं। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the centers of the masses। ये जो मास है इसकी जो ये लाइन है जिसको ये मास एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन, फोर्स हमेशा इसी के अलोंग लगेगी। यही बात बोली जा रही, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द मासेस। तो अगर ये बॉडी इसको खींचेगी और ये चलना शुरू करता है तो ये बॉडी इसी लाइन पे चलती हुई आएगी। ऐसा नहीं होगा ये बॉडी उचक के ऐसे ऐसे चलना शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है। दूसरा, इट इज अ फंडामेंटल मेंटल फोर्स। ये तो पहले भी बता चुका हूं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस में ये एक फंडामेंटल फोर्स होती है, राइट ना। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो मार्कर को मैं ऊपर उछालता हूं तो पृथ्वी से इसका कांटेक्ट तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी फोर्स लग रही। तो ऐसी फोर्स जो बगैर कांटेक्ट के लगती है उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स कौन सी है? ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, राइट ना। ओके, और इसके बारे में इट इज वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, range force but a weak force। देखो बच्चों, ये फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी
सूर्य और पृथ्वी बहुत डिस्टेंस पे है, लेकिन ये फोर्स वहां पर भी विजिबल है। ऐसी भी फोर्सेस होती हैं जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये एटम के बीच में ही लगती है, बड़ी छोटी फोर्स, स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन बड़ी कम डिस्टेंस पे लगती है, और ये बहुत लॉन्ग रेंज में ये फोर्स लगती है। और ये वीक फोर्स है, जैसे दो मास है इसके बीच में फोर्स ही नहीं है, हमको जैसे मार्कर और मेरे बीच में कहाँ फोर्स, विजिबल ही नहीं है, तो वीक फोर्स तो है, लेकिन मासेस बढ़ने पे ये बड़ी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है और वहाँ पे ये इफेक्टिव भी हो जाती है। लेकिन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस तो बड़ी छोटी होती है, लेकिन छोटा छोटा चार्ज है फिर भी उसमें अट्रैक्शन होता है। तो मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है लेकिन ये एक वीक फोर्स है। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम लिख देते हैं, इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। बच्चों बहुत सी फोर्स ऐसी, जैसे एक फोर्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे तुमने मैग्नेट लिया होगा, मैग्नेट में देखो नॉर्थ नॉर्थ पोल लाओगे तो दूर भागेगा, साउथ नॉर्थ लाओगे तो पास में आएगा, राइट। तो वहां पे अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, लेकिन मास वाले केस में ऐसा नहीं है। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वाली फोर्स, ये कुछ भी हो जाए इसमें अट्रैक्शन ही होगा। जैसे मार्कर मेरे बीच में अट्रैक्शन है, कम है, नहीं विजिबल है, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन फोर्स लग रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स ही होगी। मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो ये कुछ फीचर्स हो गए इस फोर्स के बारे में। अब ये कहां कहां पे ये फोर्स जो होती है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आगे की बातें हम कर सकें। तो ये आपने लिख लिया, ओके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों देखो, इसकी तो बहुत इंपॉर्टेंस है। हम हैं अगर पृथ्वी पे तो इसी वजह से हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको खींचे हुए, यानी पृथ्वी अपनी तरफ हमको खींचे हुए तभी तो है, नहीं तो हम उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ चले जाते, हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं होता अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को भी पृथ्वी ने बांध के रखा है, उस पर भी एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर के चारों तरफ है और हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सांस लेते हैं। सांस नहीं लेंगे तो भी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। बहुत से सैटेलाइट हैं जो लॉन्च किए गए, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनसे हम टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीजें का इस्तेमाल हम उस सैटेलाइट की हेल्प से करते हैं। वो सैटेलाइट घूम भी इसीलिए रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ ने उसको खींचा हुआ अपनी तरफ से, तो दूर नहीं भाग पाता। इसी तरह से टाइड आपने सुना होगा, ज्वार भाटा जिसमें समुद्र में लहरें उठती हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये तो इंपॉर्टेंस हुई, मतलब बहुत से प्लैनेट पे हम जाएंगे तो वहां पे जीवन संभव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कम है कि जो गैसेस है वो उड़ के दूसरी जगह चले जाती है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे, तो जीवन पॉसिबल ही नहीं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब इसके बाद बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मार्कर है, मार्कर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है, राइट, तो उसको समझने वाले हैं। अब तक तो तुम ये समझ गए होगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे Gm1 m2 अपान r स्क्वायर्ड का फार्मूला निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, राइट। तो मान लो ये एक मास की वस्तु है, ये दूसरे मास की वस्तु है, सेंटर से सेंटर मैंने ये जोड़ दिया, इसके बीच के डिस्टेंस लेस से r है और इसका मास है मान लो 10 kg, ठीक है, और इसका मान लो 100 kg मास है, ठीक बात। मास तो हमको पता हुआ, डिस्टेंस मान लो बच्चों ये 10 मीटर है। मैं 10, 100, 10 इसलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए और हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर इन दो मासेस के कारण हमको फोर्स लगाना है जो कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हैं, तो उस पे कितनी फोर्स लगेगी ये हमको पता करना है। तो इस फार्मूले को लगाएंगे, यहां पे 6.67 को 6.7 भी अप्रॉक्सीमेट में लिख सकता हूं। उसके बाद यहां पे मास की जगह, एक मास की जगह 10 रखा और दूसरे मास की जगह मैं
100 रखूंगा, यहाँ पे 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 होता है बच्चों। तो यहाँ पे 10 रखा, m1 की जगह m2 की जगह मैं 100 रखूंगा, ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा, 10 है तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर्ड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 6.7। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 है, यानी 10 टू पावर 3 भी हम लिख सकते हैं। तो पहले एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए किस तरह से 10 की पावर 3 हो गई और ये डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 हो गया, राइट। तो ये 3 है, ये 2 है, तो बच्चों अगर मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे एक पावर बचेगी, ये बचा फाइनली हमारे पास। ये माइनस है प्लस है, तो इसका मतलब इसको भी हटाऊंगा तो ये हो जाएगी 10, ये फोर्स हो गई न्यूटन। देखो यहां पे 10 के ऊपर जो पावर है बच्चों वो है नेगेटिव में, यानी ये वैल्यू बहुत कम है। -10 का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने यहां पे 1 लिखा, उसके बाद मुझे इस तरह से 0 बढ़ाने पड़ेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहां पे 9, यहां पे मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा। यानी देखो ये एक तो ऐसे भी छोटा होता है, 0.0 उससे भी छोटा, 0.001 उससे भी छोटा, तो ये फोर्स बड़ी ही कम मैग्नीट्यूड की है। यानी अगर 100 kg और 10 kg की भी वस्तु है तो ये फोर्स बहुत ही कम मैग्नीट्यूड की होती है, जिसकी वजह से हमको फील नहीं होती। तो मार्कर है मैं हूं, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये जी की जो वैल्यू है, जब तक ये नेगेटिव वाली वैल्यू हटेगी नहीं, फोर्स इफेक्टिव होगी नहीं, फोर्स हमको पता चलेगी नहीं। तो अब बड़े मास की चीजों में फोर्स कैसे दिखने लगती है ये हम समझने वाले हैं। तो इसको मिटा दो, छोटे मास वाला समझ गया क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता। अब यहां पे कुछ चीजें हम चेंज करते हैं बच्चों। ये मानो कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी का मास जो है वो 6 इंटू 10 टू पावर 24 होता है किलोग्राम, ठीक है। यहां पे जो ये डिस्टेंस है, ये पृथ्वी की रेडियस है, राइट। और यहां पे सरफेस पे हम हैं, तो मान लो यहां पे कुछ 10 kg की मास की वस्तु रखी हुई है, ठीक। ये जो रेडियस पृथ्वी की बच्चों होती है वो होती है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर में अगर मैं लिखूं तो ये होती है, राइट। तो अब इस फार्मूले को लगाते हैं, तो यहां पे हम 6.7 करेंगे, 10 टू पावर -11 करेंगे, एक मास की जगह में पृथ्वी का मास रख देता हूं, तो 6 इंटू 10 टू पावर 24, और m2 की जगह हम 10 kg रख देंगे, राइट। डिवाइड करेंगे, यहां पे जो डिस्टेंस है बच्चों 6.4 है इंटू 10 टू पावर 6 है, इसको स्क्वायर्ड भी हमको करना पड़ेगा, करेक्ट ना। देखो अब यहां पे तुम देख रहे होगे ये पॉजिटिव में आ गया, तो इसको कैंसिल कर देगा, तो फोर्स हमको दिखनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं ताकि क्लियर आपको समझ में आने लगे। तो बच्चों यहाँ पे 10 टू पावर -11 हुआ, और ये 10 टू पावर 24 कर दो। देखो एक पावर तो इस पे भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमने जोड़ दिया, राइट ना। यहाँ पे बच्चों 6.4 इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा, करेक्ट ना। ओके, अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो ये 12 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंपल है, ये 12 है, ये 24 है, तो ये 12 कट गया, यहाँ पे 12 ही बचेगा, करेक्ट ना। ठीक बात। अब देखो बच्चों ये 12 है, ये 11 है, तो यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगी, मैंने क्या गलत किया, कुछ तो गलत किया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा ना, 20 पावर 25, ठीक है। 2 छंग 12 जैसे मैंने लिखा था कि ये 10 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे गलत किया था हमने, देखो ये 24 था, 1 था, 25 किया हमने, 6 इसको तो कर ही दिया था, ये तो ठीक है, और ये इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको जो इस डिसिमल में है इसको हम एज इट इज लिख ही लेते हैं, इसको बाद में हम देख लेंगे क्या करना है इसका। अच्छा, इस वाले के बारे में सोचते हैं। देखो इसको ऊपर लेके जाओ, तब थोड़ा सा बात समझ में आएगी। या ऐसे करो, 12 यहाँ से 25 से 12 घटा दो, तो 10 टू पावर -11 किया। अब इसमें
5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, राइट, और 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, तो कितना हो गया 13 हो गया। 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आया, और उसके बाद 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 13 में से 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2, राइट। यहाँ पे 6.7 है और ये 6 है, डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4, राइट ना। देखो बच्चों, अब मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं, आई होप तुम समझ, अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं क्योंकि हमको सिर्फ मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, करेक्ट ना। तो यहां पर 6.7 है, यहां पे 6.4 है, 6 है, 6 है, 6 है, इसको 6 के पास मान सकते हैं, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। ये देखो 6.7 है, ये 6.4 है, राइट ना। तो अगर तुम इसको करोगे भी तो 1 तो आएगा ही। इसका मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो 10⁻² के ऑर्डर का होगा, न्यूटन, राइट। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो 10⁻², यानी 100 न्यूटन। अब देखो फोर्स यहां पे विजिबल है, फोर्स विजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मास की वस्तु है इस पे फोर्स हमको दिखेगी। यानी हमने वस्तु को ऊपर फेंका तो वस्तु जब नीचे आएगी तो पृथ्वी खींचेगी कौन से फोर्स के साथ, 10⁻², यानी 100 न्यूटन के फोर्स से खींचेगी। और तुम यहां पर देख भी रहे हो कि अगर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको खींचती है, वो विजिबल भी होती है। और देखो अगर 10 ग्राम की वस्तु लेते हो, अगर उसको फेंकते हो तो कितने न्यूटन के फोर्स से पृथ्वी खींच रही है, 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है। तो फाइनली हमने ये समझा कि अगर बड़े मास की वस्तु, दो में से कोई एक भी है, जैसे पृथ्वी है बड़े मास की वस्तु है, तो अब कोई वस्तु अगर फेंकोगे तो पृथ्वी उसको खींचेगी, और वो फोर्स पॉजिटिव में होता है ना। फोर्स देखो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव में भी है और साथ ही साथ बड़े मैग्नीट्यूड का भी है, इसलिए हमको ये फोर्स विजिबल होती है, ये हमने समझ लिया। तो भाई ये बात तो हमने समझ ली कि क्यों ऐसा होता है कि बड़े मास की चीज़ें जब आ जाती हैं तो ये फोर्स दिखती है और छोटे मास की चीज़ों में फोर्स हमको विजिबल नहीं होती। और कौन रोल प्ले कर रहा है, जी की वैल्यू रोल प्ले कर रही है कि कोई फोर्स इफेक्टिव होगी या इफेक्टिव नहीं होगी। अब बच्चों हम दूसरा टॉपिक जो आपकी बुक में है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम पृथ्वी के रेफरेंस पे बात करते हैं, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बच्चों हम जी से दिखाते हैं। अब एक्सेलरेशन के बारे में मोशन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। एक्सेलरेशन अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन लगने की वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होगा, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी कितना एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे लगाती है जिसकी वजह से वो बॉडी उसकी तरफ खिंचती है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। तो बच्चों इसके पहले हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, राइट, जिसमें F = ma पढ़ा था। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की रेडियस है, इसको कैपिटल R से हम लिख लेते हैं, राइट। पृथ्वी का जो मास है उसको हम m से डिनोट कर लेते हैं, वस्तु जो है उसका मास स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं। जो पृथ्वी इस वस्तु पे एक्सेलरेशन लगाएगी उसको हम g से डिनोट करेंगे। तो हम यहां पे g से डिनोट करेंगे, यानी वस्तु पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स वस्तु पे पृथ्वी अपनी तरफ लगाएगी तो वो फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम कर सकते हैं ma लिखेंगे, राइट। ए तो एक्सेलरेशन होता है, यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की कारण है, पृथ्वी के कारण है, तो यहां पर हम g लिखेंगे, ए की जगह g कर देंगे। एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन पृथ्वी के कारण होता है तो हम उसको g से डिनोट करते हैं, तो हमने g से लिख दिया। अब ध्यान रहे कि इस वस्तु पे जो एक्सेलरेशन है वो पृथ्वी के कारण हम यहां पे लिखते हैं, वस्तु के कारण मत लिख देना, ए वस्तु के कारण नहीं, ठीक है। तो F = mg।
यानी इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वो लगेगी mg। m वस्तु का मास है, g ग्रेविटी है जो कि अर्थ के द्वारा लगाई जा रही, वो यहां पर लिखना होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन के रेफरेंस में निकालना है, मास के रेफरेंस में और डिस्टेंस के रेफरेंस में निकालना है, तो वो वैल्यू होती है g। कैपिटल M लिखेंगे पृथ्वी के लिए, स्मॉल m लिखेंगे वस्तु के लिए, r हम यहां पे रेडियस मान रहे हैं, तो रेडियस पृथ्वी की यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r ही है। ये पृथ्वी के सरफेस पे ही हम हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा भी होंगे, लेकिन अर्थ के रेफरेंस में ये डिस्टेंस इतनी छोटी है कि इग्नोर भी कर सकते हैं, तो हम r ही मान के चल रहे हैं। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, करेक्ट ना। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बच्चों, ये चाहे सेकेंड लॉ से इस बॉडी पे फोर्स पृथ्वी लगा रही हो या ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रही हो, फोर्स तो दोनों है, करेक्ट, फोर्स ही है, खाली इनका एक्सप्रेशन अलग अलग है, लेकिन फोर्स दोनों इक्वल ही है। जो ग्रेविटी वाली फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और mg मतलब इन शॉर्ट में बताने की कोशिश ये करो, फोर्स ये भी है, फोर्स ये भी है, एक्सप्रेशन इनका दिखना अलग है, लेकिन है एक ही तरह की फोर्स यहां पे इस बॉडी पे लग रही है। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये जो फोर्स है, चलो उसके बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल यहां पे तो हम समझ गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वस्तु का मास है, वस्तु का मास है, तो g इज इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं बच्चों, ये हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम डिस्टेंस के टर्म में निकालना चाहते हैं तो ये होगा, समझ में आई बात। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर्ड, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये जो g की वैल्यू है घटेगी, डिस्टेंस घटेगी तो g की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या ऐसा भी होता है? हाँ, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी स्फेरिकल शेप नहीं होती, एलिप्सॉइड होती है, राइट, ऊपर से कुछ ऐसे दबी होती है। तो इसको इस तरह से हम कुछ बना लेते हैं बच्चों, ठीक। अब ये सेंटर है पृथ्वी का, ये जो यहां से डिस्टेंस होती है बच्चों, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, हम उसको बोलते हैं इक्वेटर, राइट। तो और ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी है लाइन, इक्वेटर की, और ये क्या है, पोल। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो g की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होती है, जबकि पोल पे जाएंगे तो पोल पे डिस्टेंस कम है तो g की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। तो इक्वेटर पे g की वैल्यू कम हो जाएगी और पोल पे g की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, ये भी बात समझ गए। अब हम ये g की वैल्यू क्या है अर्थ पे वो हम निकालने वाले हैं। ये भी हमारी बुक में है कि कैलकुलेट करना है हमको g की वैल्यू, तो चलो और फटाफट कर लेते हैं। ये बात समझ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, इसका मतलब g जो है ये वेरी करता है। अगर हम यहां से चांद पे चले जाएं तो g की वैल्यू बदल जाएगी, दूसरे प्लेनेट पे दूसरी होगी, g की वैल्यू डिफरेंट होती है। हमको अर्थ के रेफरेंस में अगर निकालना है कि g की वैल्यू क्या है, यानी अर्थ कितना एक्सेलरेशन कॉज करती है, तो वो अब हम निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों सिंपल इस फार्मूले में हमको रख देना है और वैल्यू आ जाएगी, तो रख देते हैं। g ये तो है 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 रख दिया। पृथ्वी का मास कितना होता है बच्चों, मास होता है लगभग 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम, राइट, ठीक है। आर डिस्टेंस यानी पृथ्वी की रेडियस अगर मैं मीटर में लिखूं तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 होगी, और ये स्क्वायर होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी सॉल्व करके आपको बताया वैसे ही सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग जब हम न्यूमेरिकल में बच्चों यूज करते हैं तो 10 कर देते हैं, इसका राउंड ऑफ कर देते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी पर होती है। समझ गए। तो इस डेटा को तो रट ही लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन इसका क्या मतलब है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब एक्सेलरेशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन ये क्या है उसका थोड़ी सी हम फील ले लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे एक वस्तु है यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है, कहीं मान लो इससे किसी ऊंचाई पे ऐसे रखी हुई है, रुकी है, ठीक। उसके बाद इसको किसी ने धक्का दिया। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इसकी 0 है, कुछ भी वेलोसिटी नहीं, राइट। जब धक्का दिया तो ये जी इस पे वर्क करने लगेगा, जी वर्क करेगा तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी है। तो सबसे पहले ये वस्तु 1 सेकेंड में, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड में ये वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही होगी। अगले 1 सेकेंड में ये वस्तु इसमें 10 ऐड हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही होगी। अगले 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जो है पहले की उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, यानी 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। उसके बाद 10 और ऐड हो जाएगा तो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। उसके बाद 10 और हो जाएगा तो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड में जो यहाँ पे दिया गया है वेलोसिटी में उतना ऐड होता जाता है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन तो हमेशा 10 का ही लग रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन जो g है वो वेलोसिटी में चेंज करती है किसी वस्तु की। और हम जानते हैं कि अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा तो उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने सीखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन बच्चों 10 सब जगह लग रहा है, ये कांस्टेंट है। लेकिन 10 कांस्टेंट होने की वजह से भी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि 10 यहां था, 10 इसमें ऐड कर दोगे 20 हो जाए। अब इस पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन तुम समझ गए। एक्सेलरेशन का मतलब जो भी एक्सेलरेशन है, जैसे पृथ्वी का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हर सेकेंड में जो वेलोसिटी एट प्रेजेंट होगी उसमें उतना ऐड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड ऐड होता जाएगा। तो ये हुआ वेलोसिटी का मतलब। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड ही लगेगा, चाहे वस्तु नीचे हो चाहे वस्तु ऊपर हो, जो उसकी वेलोसिटी होगी उसमें 10 ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये बात तो हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर करो। मान लो मैंने एक वस्तु यहां पे 10 kg की ली है और एक वस्तु मैंने यहां पे ली है 100 kg की, ठीक है। तो भारी कौन है, किसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, राइट। और ये एक ही साथ छोड़ी जाती है, ये एक ही साथ छोड़ी जाती है, दोनों एक ही हाइट पे है और एक ही साथ छोड़ी जाती है। तो ये पहले पृथ्वी पे गिरेगी कि ये पहले पृथ्वी पर गिरेगी। और हम ये मान के चलते हैं कि हवा का जो, इसको हवा अपोज करोगे, हवा ज्यादा रहेगी तो अपोज करेगी ऊपर की तरफ, या हवा इधर उधर से, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये वस्तु सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी पृथ्वी के फोर्स के अंदर ही गिर रही है, एक ही डिस्टेंस पे है और एक ही समय पे छोड़ी जाती है। तो कौन पहले गिरेगी, राइट। आप शायद बोल सकते हो कि ये भारी मास वाली चीज पहले गिरेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस फार्मूले पे आते हैं। ये g क्या है, ये तो कांस्टेंट है। m क्या है, पृथ्वी का मास भी कांस्टेंट है। r क्या है, ये भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो कॉज कराएगी वो g से कराएगी, ये भी फिक्स है। तो क्या यहां पे फार्मूले में कोई स्मॉल m है, यानी वस्तु का भी मास है, वस्तु का मास नहीं। तो अगर फार्मूले में कोई चीज नहीं है, इसका मतलब वो जैसे g में स्मॉल m नहीं, वस्तु का मास नहीं, यानी g वस्तु के मास पे डिपेंड ही नहीं करती। तो मास तुम कितना भी बड़ा ले लोगे, एक टाइम पे एक ही डिस्टेंस से गिराओगे तो सेम टाइम पे आके पृथ्वी से टकराएगी। है ना अमेजिंग बात। पीसा के मीनार पे गैलीलियो ने चढ़ के वहां से डिफरेंट मास की चीजों को गिराया, आपके बुक में है। तो सारी चीजें सेम टाइम पर आकर गिरती हैं, तो वहां पर भी उन्होंने प्रूफ किया था। बात समझ गए।
तो डिफरेंट मास की चीजें भी अगर होंगी और सेम डिस्टेंस से गिराई जाएंगे तो वो सेम समय पर ही आके पृथ्वी पर गिरती है। आपका कहना होगा कि अगर मैं कागज गिराता हूं और लोहा गिराता हूं, दोनों एक ही समय पे एक ही डिस्टेंस से, तो पृथ्वी पर अलग अलग टाइम पे गिरते हैं, करेक्ट। और ऐसा प्रैक्टिकली तुम देखते भी होगे। वो इसलिए बच्चों होता है क्योंकि कागज पे और लोहे की कील पे फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशन वाली ही नहीं लग रही, इसके अलावा हवा का भी लग रहा है। मैंने बोला कि हवा और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सिर्फ ग्रेविटी वाली फोर्स लगे। तो ऐसी कंडीशन में चाहे कागज हो और चाहे लोहे की कील हो, दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर गिरेंगे। तो ये बात हमने जी के बारे में समझ ली, ठीक बात। अब समझ लिया पृथ्वी के बारे में, हमने ये बातें समझ ली, ठीक। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर पृथ्वी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है पृथ्वी के ग्रेविटी के अलावा, तो हम ये बोलते हैं कि वो वस्तु फ्री फॉल कर रही है। तो अब हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि फ्री फॉल हम किसको बोलते हैं। तो मैं फटाफट लिख देता हूं फ्री फॉल के बारे में क्या है। फ्री फॉल, देखो मैंने लिखा कि वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, अलोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लगनी चाहिए। हवा का कोई फोर्स, फ्रिक्शन की कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। तो फ्री फॉल समझ गए। फ्री फॉल समझने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं, वो क्या। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू हम अगर बातों को समझें, तो जितना फोर्स ये मारकर पृथ्वी पे लगाएगा, जितना फोर्स ये मारकर पृथ्वी पे लगाएगा, उतना ही फोर्स पृथ्वी मार्कर पे लगाएगी। तो पृथ्वी की तरफ ये मार्कर तो चला जाता है, लेकिन मार्कर की तरफ पृथ्वी नहीं आती है, क्यों? राइट। अगर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो पृथ्वी को मार्कर की तरफ भी आना चाहिए। तो आप बोलोगे मास ज्यादा है, हाँ मास ज्यादा है, लेकिन फोर्स तो इक्वल है ना। फोर्स इक्वल है तो ऐसा क्यों होता है, तो ये बात अब हम समझने वाले हैं। फ्री फॉल तो समझ गए ना। तो क्यों ऐसा होता है कि मार्कर तो पृथ्वी की तरफ जाता है, लेकिन पृथ्वी मार्कर की तरफ नहीं आती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये पृथ्वी हमारी है, राइट, यहां पे वस्तु है, तो इस पे फोर्स लगेगी, यू फोर्स लगेगी, राइट। कितनी फोर्स लगेगी अब तो तुम बता सकते हो, mg लगेगी। जितनी फोर्स ये लगा रही उतनी ही फोर्स ये वस्तु भी लगाएगी और इस पृथ्वी को इधर खींचेगी, न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू। ये फोर्स मान लो, इसका मास हम मान लेते हैं m1g और इसका पृथ्वी का मास हम मान लेते हैं m और a। यहां पे ध्यान रखने की बात है, मास हम लेते हैं वस्तु का, ग्रेविटी हम अर्थ की लेते हैं जब फोर्स इस पे निकालते हैं। तो उसी तरह मास हम लेंगे पृथ्वी का और एक्सेलरेशन इसके कारण, छोटी वस्तु के कारण जो कॉज हो रहा है वो लेंगे। अब इसको 1 हटा देते हैं, स्मॉल m कैपिटल M रखते हैं। तो ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, करेक्ट ना। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट। ये मास क्या है वस्तु का, मान लो वस्तु है 10 kg की, ठीक है, तो यहां पे 10 लिख दे, राइट, ओके। g पृथ्वी की ग्रेविटी है, g क्या है पृथ्वी की, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको भी लिख देते हैं। मास, मास किसका है, मास है पृथ्वी का, तो ये है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो अब हमको देखना है कि एक्सेलरेशन ये छोटी वाली वस्तु पृथ्वी पर कितना लगा रही है।
तो ऐसे लिख सकते हैं ए, चलिए इसको 6 मान लेते हैं सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो इसको 10 ही रखते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। ठीक बात। तो बच्चों एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये 6 × 10 तो रहेगा ही रहेगा, और ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, 6 × 10⁻24। ऐसा हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे 1 है यानी 10⁻⁻+ यानी 23। एक्सेलरेशन हो गया मीटर/सेकंड²। ये किसके कारण एक्सेलरेशन है? ये छोटी वस्तु के कारण एक्सेलरेशन इस पृथ्वी पर लगाया जा रहा है, और एक्सेलरेशन ही ऐसी चीज होती है जो वेलोसिटी में चेंज करती है। तो पृथ्वी की जो भी वेलोसिटी है उससे चलना शुरू करेगी इस एक्सेलरेशन की वजह से। अब एक्सेलरेशन देखो 10⁻⁻23 है, यानी एक्सेलरेशन बहुत 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 ही कम है। तो इस एक्सेलरेशन के कम होने की वजह से पृथ्वी उस छोटी वस्तु की तरफ नहीं जाती। अगर ग्रेविटी के अंदर कोई वस्तु का मोशन हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसका टाइम, ये सब निकालने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ही। इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने वेरिएबल बच्चों होते हैं? वस्तु VASTU यानी वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ए बच्चों बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एस बच्चों है डिस्प्लेसमेंट, टी बच्चों है टाइम, यू है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो वस्तु पे ही सब कुछ हो रहा है, तो वस्तु से तुम याद भी कर सकते हो। बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? V = U + AT, ये फार्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या होता है? S = U2 + ½ AT²। अच्छा, V² = U² + 2AS, इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। देखो, जब मोशन वाले चैप्टर में मैं ये फार्मूला डिराइव करके आपको बता रहा था, तो मैंने बोला था बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, अन्यथा अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो इस फार्मूले को हम लगा नहीं सकते। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहे तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, करेक्ट ना। तो इसका मतलब इस फार्मूले को यहाँ पे a की जगह मैं g रख दूं, क्योंकि g की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं v + gt, राइट। s की जगह हाइट, पृथ्वी से हाइट लेते हैं ना, तो s की जगह h लिख देते हैं, हाइट लिख देते हैं, ut + ½ gt², ये लिख सकते हैं। V² = U² और 2GS की जगह हाइट लिख दे रहे हैं। तो जब कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है तो ऐसी कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसका टाइम और उसके इनिशियल वेलोसिटी, ये सब निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक, एक्सेलरेशन जो यहां पे है कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट होती है, इसलिए हम सेम फार्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक बात। अब बात आती है कि यहां पे साइन क्या यूज करें। देखो, अगर वस्तु यहां पे बच्चों है तब भी ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? नीचे है। वस्तु अगर ऊपर जा रही है, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी? जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे ही है, तो जी को हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। तो जी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं GT, ठीक है। इसके बारे में तुमको जी के बारे में सोचना ही नहीं कि कौन सा साइन हमको लेना है, ये पहले से ही ऐसा लिख के रखो कि सब में नेगेटिव है। तो V² U² + 2GH, ठीक है।
अब बात आती है v की। देखो जब ऊपर जाना बच्चों, ऊपर जाना तो v पॉजिटिव में लेना, ऊपर अगर जाओगे तो u भी पॉजिटिव में लेना, ऊपर जाओगे तो जो h है वो भी पॉजिटिव में लेना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो 1 2 3 और ये 4 हो गया, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, मतलब किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो तो पॉजिटिव में रखना ये वैल्यू, और कोई वस्तु नीचे आ रही है तो इसको नेगेटिव में रखना, लेकिन जी को हमेशा नेगेटिव में ही रखना है। तो इस फार्मूले को यूज करना है। यू वी और एच की प्रॉब्लम आएगी तुमको, तो क्वेश्चन में देखना कि कोई वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, वस्तु नीचे आ, अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रखना, अगर नीचे फेंका जा रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव रखना। तो इस तरह से तुम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो, राइट। तो भाई चलो, ये हो गया कि किस तरह से हम वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ग्रेविटी जब फ्री फॉल में कोई वस्तु गिर रही है तो वहां पर लगाएंगे। तो ये तो इसके बाद में बात हो गई। अब बच्चों जो मास होता है वो वेट होता है। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा दोनों को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, मास को वेट, वेट को मास, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है और वो सही भी है। तो हम मास और वेट में अंतर सीखने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट अंतर है वही सीखेंगे। सबसे पहले हम मास लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेट। बच्चों मास को हम दिखाते हैं m से और वेट को हम दिखाते हैं w से। मास डज नॉट चेंज, मास डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग लोकेशन। वेट changes on changing g, चलो g लिख देते हैं, ऑन चेंजिंग g, ये लिख देते हैं। ठीक है, g तो समझ गए। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मास को हम बच्चों किलोग्राम में लिखते हैं, यूनिट क्या होती है मास की? ये किलोग्राम होती है। ठीक है, लेकिन जो वेट होती है उसका फार्मूला बच्चों होता है mg। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मास को तो हम किलोग्राम में लिखते हैं, एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, तो इसकी मास की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से किसी वस्तु का मास है 10 kg एग्जाम्पल के लिए। अब इसका मास, इसका वजन कितना होगा? तो फार्मूला लगाएंगे mg वाला, m की जगह हम 10 रखेंगे। ये पृथ्वी पे हो रहा है तो हम यहाँ पे 10 रख देंगे, और ये 10 10 100, तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फोर्स लग रही है किसी वस्तु पे वही मास के बराबर होती है। अगर आप वेटिंग मशीन पे, वेइंग मशीन पे जाके अपना वजन करते हो तो आप उस पे एक फोर्स लगाते हो पृथ्वी की तरफ, राइट। वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mg के बराबर। तो ये जो वेइंग मशीन होती है ये आप पे एक फोर्स लगाती है जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, और यही जो फोर्स होते हैं इसी को वेइंग मशीन मेजर करती है और हमको बताती है कि हमारा वेट क्या है। तो फोर्स ही वेट होता है, राइट। देखो फोर्स ही वेट होता है। तो फाइनली हमने समझा कि अब अगर g की वैल्यू चेंज हो जाए बच्चों, तो g की वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी इसका मतलब वेट भी चेंज हो जाएगा, राइट। जो बच्चे पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी पे मान लो ग्रेविटी है और मून की ग्रेविटी लेते हैं, ये अर्थ की ले लेते हैं, ये मून की ले लेते हैं, तो ये 6 टाइम होती है। ये रिलेशनशिप याद करो। जी पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उससे 6 गुना ज्यादा होता है। या इक्वेशन के फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेविटी जो मून पे होती है और ग्रेविटी जो अर्थ पे होती है उसको 6 से डिवाइड करोगे तो हमको मिलती है मून की ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर इसी चीज को तुम मून पे जाके मेजर करोगे तो वेट कहां पे? मून पे। तो मास तो बच्चों सेम ही रहेगा, मास तो बदलता नहीं है।
जी जो है ये कितनी हो जाएगी 10 का 6th, राइट। तो ये तो बदल जाएगी, अब यहाँ पे 6 है, ये इसको डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे ये वैल्यू तो कम ही आएगी। चलो डिवाइड कर दें, 2 3 6, 2 5 10, 50। तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 3, राइट। 3 1 3, 2 5, 3 6 18, 2 3 6 कटा, यानी 16.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जरा, मास तो सेम ही है, ग्रेविटी चेंज होने से यहाँ पे 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पे 16.6 यानी कम हो गया ना। तो सेम चीज, सेम मास की चीज को ले जाके मेजर करें उसका वेट, तो वहां वेट कम आएगा क्योंकि जी की वैल्यू बदल गई। तो जी के बदलने से वेट बदल जाता है, जबकि मास जो है सो वही रहता है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि पृथ्वी है हमारी, राइट, पृथ्वी है। तो जब हम वेट की बात करते हैं तो मान लो हम हैं 70 kg के, 70 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ठीक है, इतना ही तो हुआ हम हैं। तो एक्चुअल में हमारा मास कितना है 10, तो यहां पे हो गया हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 7 हो गया मास, यानी हम मास हमारा कितना है सिर्फ 7 के। तो ये मास और वेट में डिफरेंस हो गया। आई होप तुमने ये बातें बहुत अच्छे से समझ ली होगी। तो भाई मून पे क्या है, मून पे जी की वैल्यू, पृथ्वी जो जी की वैल्यू है उसका 1/6 होता है, क्या, ठीक है। थ्रस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लगने वाली फोर्स है। कोई कांटेक्ट है, लेट्स से ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री पे कोई फोर्स लगती है तो हम उसको थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट से रिलेटेड एक फार्मूला होता है प्रेशर का, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, लेकिन कौन सा, परपेंडिकुलर। ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन बना दिया। एरिया और स्पेसिफिक हो तो एरिया इन कांटेक्ट, ठीक। देखो बच्चों, अगर कोई ये बॉडी है, इस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, तो उसी परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलेंगे। अब तुम बोलोगे कि अगर तिरछी फोर्स लगाई जाए तो क्या उसको थ्रस्ट नहीं बोलोगे, ऐसे लगाया तुमने तो इसको थ्रस्ट बोलेगे, लेकिन इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो 90 डिग्री पे लगेगा उसी को हम थ्रस्ट बोलेंगे। अब ये कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, ये क्लास 11 में तुम पढ़ोगे, तो इसलिए अभी ये सिर्फ ध्यान में रखो कि फोर्स जो परपेंडिकुलर लगती है उसी को हम थ्रस्ट का नाम देते हैं। तो इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोल सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर के जो यूनिट है वो, अगर इसको P से दिखा सकते हैं, इसको F से दिखा सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर, ये ध्यान में रहे, और इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो प्रेशर की यूनिट अगर मैं लिखूं तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर्ड, इसी को बच्चों पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। इसको दिखाते हैं PA, ऐसे पास्कल। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में इस वाली जो यूनिट है उसको हम SI यूनिट में इसको पास्कल, यानी प्रेशर को हम पास्कल में भी नाप सकते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जैसे अभी एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लग रहा है ना बच्चों, उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है लगभग 10⁵ पास्कल के, ठीक है। अब ये फार्मूला तो हमने पढ़ा था, लेकिन इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है रीजन इसका फार्मूले को पढ़ने का, तो इसके बड़े ही एप्लीकेशन है। अब इसको देख के तुम बता सकते हो कि एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। कैसे, देखो, एक सुई है, सुई की जो टिप होती है ना उसका एरिया बहुत कम होता है, तो एरिया कम है तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी, राइट। फोर्स अगर सेम लगाओगे, ऊपर सिर्फ
प्रेशर सेम लगाओ तो सुई अंदर घुस जाएगी, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, क्योंकि एरिया कम है। अभी मार्कर है, मार्कर का ये देखो, यहाँ पे एरिया जो है, ये सामने का एरिया जो कांटेक्ट में आएगा वो एरिया ज्यादा है, तो मैं फोर्स अगर सेम भी लगाऊंगा तो मार्कर हमारे हाथ के अंदर नहीं घुस पाता। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। इसी तरह से बहुत से टूल्स हैं जो बनाए जाते हैं इसी आधार पे, जैसे शार्प नाइफ बनाई जाती है, क्योंकि उसका जो शार्प वाला सिरा होता है उसका एरिया कम होता है, ताकि प्रेशर ज्यादा लगे, यानी फोर्स तो हम उतना ही लगा रहे हैं लेकिन प्रेशर ज्यादा बन जाएगा। ऐसे स्क्रू ड्राइवर तुमने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, कुछ इस तरह से होता है, राइट। यहाँ पे ऐसा करके जाता है, फिर यहाँ पे जाके नोकीला हो जाता है। नोकीला क्यों बनाते हैं? ताकि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट जो हो, यहाँ पे एरिया ऑफ जो कांटेक्ट है वो कम हो तो प्रेशर ज्यादा लगे, और फोर्स तो हम उतना ही लगा रहे हैं, राइट। अगर कुछ इस तरह से होता, यहाँ पे एरिया, ये देखो एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो उतना ही फोर्स लगाएंगे लेकिन प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से तुमने देखा कि प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है। अब बच्चों अगर फ्लूइड है, फ्लूइड समझते हो जो फ्लो करे, तो फ्लूइड में दोनों चीजें आती हैं, गैस भी आती है और लिक्विड भी आती है, क्योंकि दोनों फ्लो करती हैं, राइट। तो जैसे मैं लिक्विड लेता हूं, तो लिक्विड यहां पे मैंने ले लिया और इसको एक क्लोज कंटेनर में ऐसे बंद किया हुआ, ठीक। अगर मैं इस पे प्रेशर लगाऊंगा, यहां पे प्रेशर लगाऊं, तो ये प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, अगर क्लोज कंटेनर में हमने प्रेशर लगाया तो प्रेशर जितना लगाएंगे वो पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह उतना ही प्रेशर लगेगा। दूसरी चीज, अगर मान लो गहराई में जैसे समुद्र में अंदर तुम जाओगे तो ऊपर प्रेशर तो कितने 1 एटमॉस्फेयर का लगता है, 1 atm का लगता है। नीचे जैसे 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 जाओगे जो ये लिक्विड होगा उसका भी प्रेशर लगने लगेगा, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर उतना ही हाई होता जाता है। इस वजह से कोई देखो पुल वगैरह बनता है तो नीचे काफी चौड़ा इस तरह से उसका बेस बनाया जाता है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, अगर चौड़ा नहीं होगा तो वो प्रेशर लगेगा और पुल टूट जाएगा। तो इस तरह से तुमने यहाँ पे देखा प्रेशर का एप्लीकेशन, और साथ ही साथ समझा कि प्रेशर में एरिया ऑफ कांटेक्ट, अगर प्रेशर ज्यादा बनाना है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट आपको कम रखना पड़ेगा, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। सेम फोर्स लगा के तुम ज्यादा प्रेशर जनरेट कर सकते हो अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट आपका कम है तो, करेक्ट ना। इस पे बहुत सी चीजें बेस्ड है। कभी तुमने देखा है बड़े मास की चीज है, राइट, बड़े मास की चीज यानी कार वार को भी आसानी से एक टूल की हेल्प से ऐसे घुमाते रहते हैं और कार उठती चली जाती है, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी देखो कैसे प्रेशर वहां पे जनरेट हो रहा है और वो कार इतनी भारी भी है फिर भी उठती चली जा रही है। तो इसके इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। अब हम बायोंसी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों तुमने ये जरूर फील किया होगा कि अगर पानी में आप तैरने जाते हो तो पानी में जैसे जाओगे तो आपको लगेगा कि कोई फोर्स है जो आपको ऊपर धक्का दे रही है। उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या बायांड फोर्स बोलते हैं। ऐसी फोर्स जो बॉडी पे ऊपर की दिशा में लगती है तो उसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलेंगे या बायांड फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स की वजह से ही आपको अपना वजन कम फील होता है और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो तैरती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वस्तुएं अगर तैरती हैं तो क्यों तैरती हैं। तो बच्चों अगर कोई वस्तु तैरती है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। उसकी डेंसिटी, या किसी फ्लूइड में कोई वस्तु तैर रही है तो इसका मतलब उस वस्तु की डेंसिटी जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से कम है, इसीलिए वो तैर रही है। वाटर के केस में अगर तुम समझना चाहो कि कोई वस्तु तैर रही है तो क्यों तैर रही है, तो तुम आंसर करोगे कि जो वस्तु है उसकी डेंसिटी जो है, जो वस्तु है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हमेशा कम होगी, तभी वस्तुएं तैरेगी। तो बच्चों ये लिख लेते हैं हम, बायांस फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, किसी चीज को ऊपर धक्का देती है। अब
कोई चीज सिंक करती है या नहीं सिंक करती है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। अब डेंसिटी का फार्मूला आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? ये तो आप जानते ही होंगे। देखो बच्चों, मैंने दो वस्तु ली, ध्यान देना, डेंसिटी का मतलब समझ, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, एक ये है, छोटा लेता हूं ताकि समय ज्यादा न लगे, ये है, और एक दूसरी वस्तु है बहुत बड़ी, इस तरह से है, ठीक है। यहां पे जो इसके पार्टिकल हैं इस तरह से हैं अंदर, ठीक है, और ये यहां पे इस तरह से पार्टिकल है। इसका मास मान लो 5 kg, राइट? लेकिन इसका मास मान लो यहां पे 10 kg है, राइट? तो अगर वेट मेजर करोगे तो बच्चों वेट किसका आएगा? इसका ज्यादा आएगा, लेकिन डेंसिटी इसकी ज्यादा आएगी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, अगर मैं एक छोटा सा एरिया इतनी साइज का यहां पे लेता हूं, इसको बाहर निकालता हूं, तो ये होगा। अब यहां पे मैं उतनी ही साइज का एक लेता हूं, ये लेता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा, इसमें कि इसमें? इसमें ज्यादा है। तो डेंसिटी का मतलब घनापन होता है, मास मतलब वेट से मतलब नहीं होता। डेंसिटी का मतलब वेट से नहीं होता, मतलब कि कितना मास है, मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उससे डेंसिटी का मतलब होता है। तो हो सकता है लोहे की कील हो, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास है, लेकिन अगर कागज लोगे तो उसके पार्टिकल दूर दूर हैं तो उसकी डेंसिटी कम है। तो तैरेगा कौन? अब ये पानी में तुमने लोहे की कील डाला, लोहे की कील डाला तो लोहे की कील अंदर चली गई, क्योंकि जो आयरन होगा, आयरन उसकी डेंसिटी जो है ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो डूब गई, राइट? पीस आप पेपर लोगे तो उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो तैरती रहती है। तो समझ में आई बात? डेंसिटी और मास दो अलग चीजें हैं। डेंसिटी का मतलब होता है एक यूनिट वॉल्यूम किसी चीज का ले लो, उसमें देखो कितना मास है, वो डेंसिटी है। यानी घनापन किसमें ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी मतलब घनापन। तो जैसे अगर मान लो लोहे की कील लोगे तो इसका मतलब उसके पार्टिकल बहुत बहुत पास पास हैं, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो डूब जाती है। जबकि अगर तुम देखते हो कि कागज है तो कागज के पार्टिकल दूर दूर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो तैरती रहती है। तो फाइनली कंक्लूड हम कैसे करेंगे? हम ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो तैरती रहेगी, अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। तो सिंक होने का रीजन भी आपने समझ लिया। अच्छा, ये फोर्स का नाम क्या है? बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स भी हम इसको बोलते हैं, करेक्ट ना? तो चलो भाई, ये बात हो गई। एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, जिन्होंने एक प्रिंसिपल खोजा तो उन्होंने बोला यूरेका यूरेका। वो एक टब में नहाने जा रहे थे, अचानक से उन्होंने पैर डाला तो उनको एक नियम समझ में आया और यूरेका यूरेका करके वो बाहर आ गए। इसकी स्टोरी आप गूगल पे सर्च करोगे तो जरूर मिलेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फिलहाल हम समझने वाले हैं कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको पहले हम लिख लेते हैं बच्चों। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब डिबोई जाती है, इमर्स्ड फुल्ली और partially, it experiences an upward force that is equal to the weight
to the weight of the fluid displaced by it, तो आर्किमिडीज ने बताया कि जब एक बॉडी को पार्शियली थोड़ा या पूरा किसी फ्लूइड में आप डिबो देते हैं तो वो बॉडी एक फोर्स फील करती है ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होती है, यानी जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया उसके बराबर ये फोर्स की वैल्यू होती है। तो इसको लिख लेते हैं। देखो, अ बॉडी इज इमर्ज फुली, इट इज एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपवर्ड फोर्स। ठीक, अपवर्ड फोर्स फील करती है बॉडी जब उसको हम किसी फ्लूइड में डिबोते हैं, चाहे पार्शियली चाहे फुली, चाहे थोड़ा चाहे पूरा डिबो दें, तो अपवर्ड फोर्स हम वस्तु फील करेगी, और ये अपवर्ड फोर्स जो होगा ये बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, मैं इस केस में बात कर रहा हूं, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये तो समझ गए। अपवर्ड फोर्स को अगर मैं U से दिखाऊं तो U इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो बड़ा सिंपल है, किसी वस्तु को अगर पानी में आप डिबोगे तो वो वस्तु एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगी, और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मान होगा वही होगा जितना उस वस्तु ने उस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया। जैसे ये पानी यहां तक तुमने भर दिया, अब इसमें एक वस्तु तुमने डिबो दी, डिबोने के बाद ये कुछ पानी होगा यहां से, ऐसा कुछ सिस्टम बना लो कि पानी यहां से किसी दूसरी बाल्टी या किसी कंटेनर में गिरे, तो मान लो इतना पानी गिर गया, तो इस बॉडी पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगी, ये जो वेट है इसको मेजर कर लोगे, उसी के बराबर लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो बच्चों वेट होता है ये फोर्स के बराबर भी तो होता है, राइट ना। तो जो अपवर्ड फोर्स होगी उतनी ही होगी जितना मैग्नीट्यूड इस वाटर का हमको मिलता है। तो एकदम सिंपल भाषा में समझो, किसी वस्तु को मैंने पानी में डिबोया तो उस वस्तु पे अपवर्ड फोर्स का मान मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना वो वस्तु लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। उसको मेजर कर लो, उसको तौल लो, उतना ही मान हो जाएगा कि अपवर्ड फोर्स कितनी ज्यादा लगेगी। अब बड़े बड़े शिप होते हैं, सिंक नहीं करते। आपका क्वेश्चन हो सकता है वो तो लोहे के बने होते हैं, लेकिन बच्चों याद रखना, लोहे के बने भले होते हैं लेकिन वहां पे बहुत ऐसे होल होते हैं, बहुत से ऐसी तरह से शिप बनाए जाते हैं जिससे जो डेंसिटी ओवरऑल शिप की होती है, डेंसिटी जो ओवरऑल शिप की होती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से हमेशा कम रहती है, तो इस वजह से शिप तैरते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें वहां पे की जाती हैं। जैसे ये बात सोचा जाता है कि जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस हो, तो ज्यादा से ज्यादा अगर पानी डिस्प्लेस होगा तो उस पर अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा से ज्यादा लगेगी, राइट। ज्यादा से ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगी तो इससे शिप तैरता रहेगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं शिप को कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करे, ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी तो अमाउंट ऑफ जो वेट ऑफ लिक्विड होगा डिस्प्लेस वो ज्यादा होगा, तो अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगी तो शिप तैरती रहेगी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी उसको बता सकते हो तुम, राइट। और डेंसिटी के टर्म में भी बता सकते हो। मेन तो चल रहा है डेंसिटी वाला फंडा ही, राइट ना। अब ये भी ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसी के बेसिस पे तो देखो बहुत से शिप है, लैक्टोमीटर है, राइट, और भी बहुत सी डिवाइसेस बनाई जाती हैं इस बेस पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ गए, अगर किसी वस्तु को आप थोड़ा या पूरा डिबोगे तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, और इस अपवर्ड फोर्स का मान, इसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी की वेट ऑफ फ्लूइड होगा। इसी बेस पे शिप बनाई जाती है। शिप में इस तरह से उसको हम बनाते हैं कि अमाउंट ऑफ जो वाटर है यानी वेट ऑफ वाटर वो मैक्सिमम
मैक्सिमम डिस्प्लेस हो, जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा वाटर उतनी ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगी, जिससे शिप आराम से चलती रहेगी। प्रेशर वाला भी फंडा अगर तुम देखो तो वो भी लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने प्रेशर वाला बता, F/A होता है ना बच्चों। तो देखो शिप, देखो उसका एरिया बहुत ज्यादा कर दिया जाता है, शिप का एरिया नीचे बहुत ज्यादा होगा तो इस पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, राइट। प्रेशर कम लगेगा तो वो चीज अंदर नहीं जाएगी, राइट। और जिस चीज पे प्रेशर ज्यादा लगेगा वो चीज अंदर चली जाएगी, यानी डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो कई बातों को ध्यान में रख के शिप को बनाया जाता है ताकि वो ना डूबे, ठीक। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।